हेलो। कैसे हैं आप लोग हैं? कल के वीडियो में आप लोगों ने साइंस के सेकंड चैप्टर में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ उसके पूर्व भागों में इतिहास को देखा था, जिसमें डोबेर आयरन का दिख था, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी। उन तीनों वैज्ञानिकों में मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं। डोबेर आयरन पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने की तत्वों को आवर्तन में रखने की, पीरियडिकली रखने की कवायद शुरू की थी और शुरुआत की थी। तो उन्होंने क्या किया था, तीन तीन तत्वों को, और कैसे तत्व, समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों को एक ही समूह में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। तो क्या देखा, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान दोनों छोर वाले तत्व, किनारे वाले तत्व के द्रव्यमानों के औसत के बराबर हुआ करते थे। बड़ा अच्छा सिस्टम था, बड़ा अच्छी इसका वर्गीकरण था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि जितने भी उस समय ज्ञात तत्व थे, सारे तत्वों पर मेंडलीव के आवर्त नियम लागू नहीं हो पा रहे थे। बराबर है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान था, कभी कभी तो दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमानों के औसत की एग्जैक्ट बराबर आता था, और कभी कभी नियर अबाउट, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे आता था। इसलिए सारे ज्ञात तत्वों को इन्होंने अपने आवर्तन में, अपने वर्गीकरण में, अपने क्लासिफिकेशन में समाहित नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इनके नियम को अमान्य किया गया। एक नए वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड के बारे में आपने जाना, सुना है ना, कि इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 8-8 के समूह में रखा। इन्होंने क्या देखा, हर तत्व अपने से 8वें तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों से मेल खाता था। इनकी क्या प्रॉब्लम हो गई? इनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने जहां तक तत्वों का वर्गीकरण किया, जितने भी तत्व ज्ञात थे उसमें से केवल कैल्शियम तक का ले पाए। कैल्शियम के ऊपर जितने भी तत्व आते गए, वह अपने आवर्त सारणी में उसको समाहित नहीं कर पाए। दूसरी बात, जिस समय इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, अष्टक बनाया था, उस समय जो निष्क्रिय गैस है उनकी खोज हुई नहीं थी। बाद में उनकी खोज हुई, और जब उनकी खोज हो गई तो इनकी आवर्त सारणी में वो फिट नहीं बैठे, अमान्य। तीसरे वैज्ञानिक आए और अब तक के वैज्ञानिकों में वर्गीकरण के क्षेत्र में काम करने वाले, सबसे अच्छा काम करने वाला, तत्वों को सिस्टमेटिक रूप से रखने वाला वैज्ञानिक कौन था? मेंडलीव। मेंडलीव ने भी आवर्त सारणी बनाई। आवर्त सारणी बनाकर उन्होंने क्या किया, 8 समूह बनाए, 7 कॉलम्स आवर्त बनाए, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। बहुत अच्छा, बहुत सिस्टमेटिक था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम यह हुई कि इन्होंने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई उचित स्थान नहीं दे पाया। नंबर दो, इन्होंने कहीं कहीं पर अपने ही नियम को तोड़ा, अपने ही नियम को उल्लंघन किया, अपने नियम को वाइड किया। क्या नियम था? इन्होंने कहा था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखना, और इन्होंने कहीं कहीं पर क्या किया कि कम द्रव्यमान वाले को पहले, अधिक द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया, और समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया। इस प्रकार ढेर सारे प्रॉब्लम होने के कारण ये सारे नियम दुनिया के वैज्ञानिकों को अमान्य हो गए। ठीक है, बड़ी अच्छी बातें थी इनके आवर्त सारणी में मेंडलीव के, लेकिन फिर भी ये जो वर्गीकरण की चुनौती होती है उस पर खरे नहीं उतरने के कारण इनके नियम अमान्य हो गए। ठीक, अब एक नए वैज्ञानिक आया। अच्छा, अब तक आपने देखा तीनों वैज्ञानिकों ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया था, उसमें उनके परमाणु द्रव्यमानों को आधार माना था। उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, और सबके सभी वैज्ञानिकों ने, तीनों वैज्ञानिकों ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही रखा। अब आगे जाकर के एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले।
यह एक ऐसा नाम था जिनके द्वारा बनाए गए नियम को अभी आज भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ा जाता है और उनके द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब हेनरी मोसले ने जो सबसे पहला अंतर किया, इन्होंने आईयूपीएसी आपने नाम सुना होगा, इन्होंने बताया कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एक ही समूह में दो दो उप समूह बने थे, आपने देखा था ना, समूह नंबर 1 में ए बी, 2 में ए बी, ऐसा था ना। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, पूरे नियम को अलग अलग कर दो। जहां पर 1 में ए बी था उस ए बी को 1 2 बना दिया। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनस ये बनाया पंक्तियां, उसको क्या बनाया, उसको क्या बोला गया, ग्रुप, समूह, और 7 क्षैतिज कॉलम बनाए, उस कॉलम को आवर्त बोला गया। अब इनकी आवर्त सारणी को नाम क्या दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, हेनरी मोसले ने। अब सबसे पहले हमें इनकी आवर्त सारणी के संरचना देखनी होगी और उसी संरचना में ही बताते समय हम आपको इसकी विशेषता को बताते जाएंगे। इस तरह से इसको पढ़ना और याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले माने अभी यहां बताएंगे विशेषता। प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहला नंबर क्या था, मोसले ने जो सारणी बनाई उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। अब पहले 18 बना लेते हैं, देखिए जरा, आप भी साथ में कॉपी पेन लेकर के इसको बना सकते हैं, समझने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहां बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ, अब आगे नहीं हो रहा तो हम यहां करेंगे 15 16 17 18। ये 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम और सटीक बनाने के लिए, ताकि हमको थोड़ा जगह मिले यहाँ पर बनाने के लिए, थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई करूंगा, नजदीक और इन लाइन को करूंगा। अब गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मोस्टली हेनरी मोसले का आवर्त सारणी में कितने, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, और स्तंभ को क्या नाम दिया गया, समूह, ग्रुप। ठीक है, और उसमें 7 क्षैतिज कॉलम थे। अब ये मैं बना रहा हूं यहां पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 क्षैतिज कॉलम थे, इनको हम आवर्त नाम दिए, पीरियड्स। ठीक है, अब ये आपकी आवर्त सारणी बन गई। अब आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसी आवर्त सारणी तो आपने कभी देखा ही नहीं ना। तो ठीक है, इसको हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, और उसी के आधार पर आपके आवर्त सारणी का एक बहुत बढ़िया सा प्रारूप आपको सामने मिल जाएगा। और आप भी ऐसे बना लीजिए। पहले क्या बनाएंगे, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाएंगे, उनका मैं नामकरण कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, ये 18
तो ग्रुप्स हो गए, ठीक। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स आवर्त हो गए, ठीक है। अब इनको, इनके आवर्त को जरा आप यहां पढ़ेंगे। आवर्त की विशेषता, कुल कितने आवर्त है? आवर्त कितने हैं? 7, ठीक ना। अब 7 आवर्त को हम क्या करेंगे कि कुछ इसमें वर्गीकरण करेंगे, आवर्तों के प्रकार बताएंगे, ठीक ना। आवर्तों के प्रकार में ही आप इसके आवर्त सारणी जो आगे बन रही है, आपको जो ऐसी दिख रही है ना, एक आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे उस संरचना में कैसे लाएंगे, आप इसमें देखेंगे एक एक होकर के होता जाएगा। तो जो इसमें पहला आवर्त था, ये इसको बोला गया अति लघु आवर्त। ध्यान देना, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, द शॉर्टेस्ट पीरियड। अच्छा, क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व थे। पहला तत्व यहां है H और दूसरा तत्व यहां पर है He, हीलियम। बात समझ में आई ना। फर्स्ट आवर्त को अति लघु आवर्त बोला गया क्योंकि इसमें केवल 2 ही तत्व पाए गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 18 तक है ना, 18 नहीं है, केवल 2 तत्व है। एक एलिमेंट यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर है, केवल 2 ही एलिमेंट है। इसलिए क्या बोला गया इसको? सबसे छोटा, अति लघु, द शॉर्टेस्ट पीरियड। अब ये जो दूसरा और तीसरा है, सेकंड और थर्ड है, इसको बोला गया लघु आवर्त। जरा नाम याद रखिए, शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 8 एलिमेंट्स है। 8 कौन कौन से? देखिए, ये है लिथियम, ओके, और ये है बेरिलियम। बात समझ में आई ना? लिथियम, बेरिलियम, और अगला यहां पर क्या होगा? 6 लेंगे, 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना, ये 4। अब यहां हम लेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? बोरान। याद रखिएगा, बीच में ये खाली है, ये हो गया बोरान। बोरान बाद क्या आएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका हो गया आपका यहां पर 4, ये इसका एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10। अब आ जाइए यहां पर, ये है क्या? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है। अभी यहां आने के बाद में फिर आप यहां पर आइए, कितना हो जाएगा? यहां क्या लेंगे? एल्यूमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17, यहाँ आर्गन 18, ठीक। तो इस प्रकार से जरा आप एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि हमने यहाँ पर क्या बनाया है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, अभी आपका ये बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सही स्वरूप, ठीक है। ये देखिए, तो आपने अब तक क्या पढ़ा? आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उनको क्या नाम देंगे आप? समूह, ग्रुप नाम देंगे। और 7 क्षैतिज कॉलम है, उनको आवर्त बोलेंगे। अब आवर्त में हम वर्गीकरण बता रहे थे। फर्स्ट आवर्त को, सबसे जो पहला आवर्त है, इसको हम क्या नाम देंगे? अति लघु आवर्त। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व है, ठीक ना। अब जिसके पास कम होगा उसको छोटा तो बोलते ही है, ये जनरल सी बात है। तो यहां पर हो गया अति लघु, ठीक है। सेकंड और थर्ड, अब यहाँ ये तो अकेला था लघु, सेकंड और थर्ड इसको लघु आवर्त बोला जाएगा। लघु आवर्त इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें
8 8 तत्व हैं। देखिए 2 इस साइड में है, 6 इस साइड में, दोनों में 8 8 तत्व हैं। ठीक है, अब चौथा और पांचवा, ये देखिए इसको बोलेंगे दीर्घ, लार्ज। ठीक है, इसको दीर्घ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें पूरा 18 तत्व है, 18 एलिमेंट इसमें पूरे फिलअप हैं, भरे हैं। ठीक है ना। अभी कैसे हैं देखिए, ये 18 था, 19 आपका है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना 19 है। ठीक है, और 20 है कैल्शियम, ये 20 है, पोटेशियम 19 है और कैल्शियम आपका 20 है। ठीक है, उसके बाद में Sc21 Ti22, ऐसा आप इसको करते यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है ना। वनेडियम, क्रोमियम, एमएन, देखिए एक यहाँ पर हमने Mg लिखा, मैग्नीशियम है, Mn मैंगनीज है। ठीक है ना। Mg के बाद में कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट के बाद में निकल है, फिर Fe23। मैंने इस तरह से आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, वो बढ़ता जाएगा। आपको एक बात बता दूं यहाँ पर मैं, ये हेनरी मोसले ने अपने आवर्त सारणी में, जो उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें आवर्त सारणी का जो मूल आधारभूत गुण माना था, उसकी किसको माना था? परमाणु क्रमांक को। ठीक है ना। तो उन्होंने अभी मेंडलीफ ने जो नियम बताया था, उन्होंने क्या बताया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। पढ़ा था आपने कल, अभी मैंने रिपीट भी किया था। लेकिन अब आप हेनरी मोसले आधुनिक आवर्त सारणी का जब आप नियम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, अच्छा, अब आपने देख लिया आवर्त वाला कितना हो गया? अति लघु, लघु, दीर्घ। ये जो 6th है, इसको हम बोलेंगे अति दीर्घ। कितना? अति दीर्घ। क्यों? क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। अति दीर्घ में 18 है, और ये जो 7th है इसे बोलेंगे अपूर्ण, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी जितने भी तत्व इसमें हैं, आप आगे भविष्य में कुछ और वैज्ञानिक नए आएंगे, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप ही हो सकते हैं वैज्ञानिक, कुछ नए तत्वों खोज करेंगे। जो नए तत्वों खोज करेंगे उसको हम इसमें डालेंगे, बढ़ाएंगे। अब देखेंगे आप कितना खोज कर सकते हैं। ठीक है, आज तो आप पढ़ रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है, अब हो सकता है कि कंप्लीट करने का मौका आपको मिले। देखिए जैसे 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 आगे खोज होती जाती है वैसे वैसे उसमें कुछ नवीनता आती जाती है। आपने सबसे पहले वर्गीकरण किसका देखा था? डोबेरानर का। डोबेरानर के बाद में किसका देखा? न्यूलैंड का। न्यूलैंड के बाद में मेंडलीव का। मेंडलीव के बाद में आपने क्या देखा था? ये देख रहे हैं अभी यहाँ पर हेनरी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले समय में, आज आप यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं, कल इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कुछ नए तत्वों खोज करेंगे और ये तत्वों को खोज करके यहाँ पर उन तत्वों को फिलअप करेंगे। ठीक है, और अभी एक यहाँ पर मैं लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के एसिडियो बना लिया, यहाँ पर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो में साथ प्रॉपर्ली दिख नहीं पाएगा। पहले इसकी चर्चा कर लेते तब उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा? मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम है। क्या नाम आप देंगे? उनको आवर्त बोलेंगे, बराबर है, उनको आवर्त बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। उनको आप कैटेगराइज करते हैं, उनको वर्गीकरण करते हैं, उनको बांटते हैं कितने भागों में? अति लघु, लघु, दीर्घ, अति दीर्घ, अपूर्ण। 1 2 3 4 5 माने 7 आवर्त थे। उन 7 आवर्तों को आपने 5 भागों में, 5 प्रकार में बांट दिया। याद, रिपीट करके याद कर लीजिए, बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बड़ा रोचक पार्ट है। फर्स्ट आवर्त को क्या बोलेंगे? अति लघु आवर्त, शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों ऐसा बोलते हैं? इनको आप फर्स्ट को अति लघु क्यों बोलते हैं? इतना उनका नाम इतना नीचे क्यों कर दिया? अति लघु तो शॉर्टेस्ट, बेकार शॉर्टेस्ट है। क्यों शॉर्टेस्ट है? इतने तत्व खोजे गए हैं इस बेचारे के पास में, केवल 2 तत्व है। ये देखिए, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, इसलिए अति लघु बोलेंगे।
लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो आवर्त नंबर 2 और 3 इन दोनों में कितने कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। 2 इस साइड में है, 6 इस साइड में है, ठीक ना। इनका नाम क्या दिया गया? लघु आवर्त। ओके। और फोर्थ और फिफ्थ को दीर्घ आवर्त बोला गया। दीर्घ आवर्त क्यों बोला गया? लॉर्ड ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि इस दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं, 18 तत्व दोनों में है। और सिक्स्थ को किस क्या बोला गया? अति दीर्घ, क्योंकि इसमें 32 है। कितने? 32, ठीक। और सेवेंथ अभी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। इस प्रकार हमने क्या किया? अब वो आवर्त के बारे में पढ़ लिया। बात समझ में आई ना? फिर से रिपीट करता हूं। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए थे, उनको समूह नाम दिया गया, बराबर है। और 7 क्षैतिज कॉलम बनाए गए, उनको आवर्त नाम दिया गया। उन 7 आवर्तों को 5 प्रकार में बांटा गया: अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, अपूर्ण आवर्त, ठीक है। अब जरा इस आवर्त की विशेषता हम पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है। आप ये थोड़ा सा काम मैं यहां करूंगा, और इस टेबल को मैं मिटाने वाला नहीं हूं, तो मिटाऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और आप कापी पर इसको ले लीजिएगा, बनाइए थोड़ा सा, पर वीडियो देखने के बाद अलग से बनाइए, ठीक ना। बना के देखिए कैसा लगता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये है न्यूक्लियस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। बात समझ रहे ना? इसका इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने सामान्य विज्ञान संबंधित एक वीडियो बनाया है, उसमें दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आ जाए लिथियम में। लिथियम कितना है? 3 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 1 यहां। देखिए, इसमें 1, इसमें 2, 1। सोडियम, थर्ड पीरियड, सोडियम में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 1, 2 8 1। पोटेशियम, पोटेशियम का 2 8 8 1, ठीक। अब इसमें आप देख क्या रहे हैं? अब इसी को आपको ध्यान समझना है, क्योंकि ये समझने के बाद में आपको ढेर सारे वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन, गिव साइंटिफिक रीजन, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में बन करके आएंगे, ठीक है। अब नंबर 1 देखिए, हम जैसे जैसे किसी आवर्त में, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, ये समूह नंबर 1 है ना, समूह 1 है। जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो चेंज क्या होगा? आवर्त। अभी देखिए, यहां फर्स्ट, पहला समूह, पहला आवर्त, यहां आगे पहला समूह, दूसरा आवर्त, पहला समूह, तीसरा आवर्त। ऐसे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, समूह तो वही रहेगा, बदलेगा क्या? आवर्त बदलता जाएगा, ठीक है। अभी ये फर्स्ट आवर्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पा क्या रहे हैं? आप ये पा रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आवर्त बदलता जाएगा, और आवर्त बदलने से क्या होगा? इनके आवर्त बढ़ते भी जाएंगे। पहले फर्स्ट समूह के पहले आवर्त में सिर्फ एक ऑर्बिट, एक कक्षा है, दूसरे आवर्त में 2 कक्षाएं आ गई, तीसरे में 3 आ गई, चौथे में 4 आ गई, पांचवी में 5 कक्षा हो जाएगी, इसमें 6, इसमें 7, ठीक। जब किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? आवर्त बदलने के साथ में नई कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आवर्त बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा बढ़ेगी। आप जिस आवर्त में होंगे उसमें उतनी कक्षाएं होगी। पहले आवर्त में सिर्फ 1 कक्षा होगी, दूसरे में, अब दूसरे में 1 2
3 4 5 8 तत्व है ना, आठों तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना, सब में आप कितने, 2 ही कक्षा पाएंगे। तीसरे में 3 कक्षा, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7। अब ये बताइए, ये है न्यूक्लियस और ये है इसका बाहरी कक्षा से न्यूक्लियस की दूरी, इसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस। ओके, अब जरा आप ध्यान ये दीजिए, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, कक्षा बढ़ती जाएगी तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ और बढ़ गई, नीचे इसमें 4 वाले में और बढ़ जाएगी। अब एक पॉइंट याद करिए, जब किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो आवर्त बदलने के साथ में कक्षाएं बढ़ती हैं, और कक्षा बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और परमाणु त्रिज्या बढ़ने से परमाणु आमाप बढ़ता जाता है, जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। फिर देखिए, जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे आवर्त बदलने के साथ में नई कक्षाएं जुड़ती जाएंगी, और नई कक्षा जुड़ने से उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और परमाणु त्रिज्या बढ़ने से उनका परमाणु आमाप बढ़ता जाएगा। उनका आकार बढ़ता जाएगा। अब आकार बढ़ता जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क ये पड़ता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एटॉमिक रेडियस क्या है, यहाँ पर इतना छोटा सा है, ठीक है। अब इस समय हुआ क्या जानते हैं, ये इसके न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है, इसको आप पीछे की वीडियो में जाकर अवश्य देखिएगा तो नहीं आ रहा तो। किसी भी परमाणु के नाभिक पर होता है धन आवेश, होता है प्लस चार्ज होता है, और उसकी बाहरी कक्षा पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर माइनस होता है, ठीक है। अब ये दूरियां बड़ी कम है, दूरी कम होने से इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, और आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होगी बहुत ही कम होगी, ये आसानी से, अब एक इलेक्ट्रॉन है तो त्यागने की बात बनती है, लेकिन चूंकि दूरी कम है, बराबर है, दूरी कम है, दूरी कम होने से आकर्षण बल कम है, और आकर्षण बल कम होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी कम है, ठीक। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो आमाप बढ़ेगा, और आमाप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, आपको सामान्य विज्ञान के वीडियो में ये बताया गया है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका धात्विक गुणधर्म, मेटलिक प्रॉपर्टीज, वो बढ़ती जाती है, ठीक। क्योंकि धातुओं की प्रवृत्ति होती है क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की और अधातुओं की ग्रहण करने की। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी तो धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और साथ ही साथ इनकी धात्विक प्रवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। बात समझ आई ना। अच्छा, अब एक चीज देखिए, याद रखिएगा, प्रश्न एक बनेगा कि परमाणु के आमाप से क्या समझते हैं और इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव हमने पढ़ा, एक प्रभाव भी और पढ़ेंगे। पहला प्रभाव ये पढ़ा, जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ने से परमाणु आमाप बढ़ेगा, परमाणु आमाप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, धनात्मकता का गुणधर्म बढ़ेगा, ठीक है। अब अगला देखिए एक चीज और, ये पहला तत्व है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इस समूह में ऊपर से नीचे तक जाने पे आप देखेंगे ना, इनकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पाएंगे। इसका मतलब किसी भी समूह को देखेंगे, कोई समूह देखना, किसी भी समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षाओं में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब ये पहला समूह है ना, इनकी बाहरी कक्षा में 1 1 1 1 1 1 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे समूह में आप जाएंगे ना, करके देखिए, इनकी बाहरी कक्षा में 2 2 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो किसी भी समूह के सारे तत्वों के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। अब एक प्रश्न बनेगा, ध्यान देखिए, एक ही समूह के सारे तत्वों की संयोजकताएं बराबर होती हैं, क्यों? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ग्रुप आर ऑलवेज सिमिलर। व्हाई? इसका आंसर देखिए, बड़ा सिंपल है। क्योंकि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, या किसी भी तत्व की संयोजकता उस तत्व की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। चूंकि किसी समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए उनकी संयोजकताएं भी समान होती हैं। याद हुआ? सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रश्न क्या था मेरा? प्रश्न ये था कि एक ही समूह के सारे तत्वों की संयोजकताएं समान क्यों होती हैं? तो क्या बोलोगे? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। चूंकि एक ही समूह के सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए किसी भी समूह के सारे तत्वों की संयोजकताएं समान होती है। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे, एक वैज्ञानिक कारण इसमें और है। किसी भी समूह के सारे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्यों? इसका भी वही आंसर देंगे। कौन सा? किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उन तत्वों की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। चूंकि किसी भी समूह में सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। Why are the chemical and physical properties of the elements in any group are similar? आंसर क्या होगा? The chemical and physical properties of any element is determined by the number of electrons in its outermost orbit. Because the number of electrons in the outermost orbit of every element of any group is same. This is the reason the chemical and physical properties of any element of any group, every element of any group are similar. ठीक, तो ये तो आपका हो गया आवर्त के बारे में नीचे जाने के बाद। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे ग्रुप के बारे में क्या विचार है, ग्रुप के बारे में हमें क्या पढ़ना है, समूह के बारे में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पहला जो समूह है इसको बोलते हैं क्षारीय समूह। ठीक है, क्षारीय समूह। और दूसरे समूह को बोलते हैं मृदा क्षारीय समूह। याद रखिए नाम, क्षारीय ना, और मृदा क्षारीय या भूक्षारीय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एल्कली एंड मृदा क्षारीय। ठीक है, और ये जो 17 है, ये 17 है, इसको बोलेंगे हैलोजन। क्या बोलेंगे? हैलोजन। और 18वें बोलते हैं शून्य समूह, इनर्ट गैसेस। ठीक, इसे नोबल गैस भी बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता होती है
इसकी बाहरी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी होती हैं। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आज कंप्लीट, ठीक ना, ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, 18th ग्रुप, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस ग्रुप, ठीक। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का न तो लेन देन न कहीं लेता है न देता है, न डोनेट करता न रिसीव करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं शून्य समूह। अब यह देखिए क्षारीय समूह की बात क्या होती है, अभी आपने देखा क्षारीय समूह के सारे तत्वों की वैलेंसी 1 होती है, मृदा क्षारीय की सारे तत्वों की वैलेंसी 2 होती है। अब जरा हैलोजन क्या आप देखेंगे, आप इसको कर निकाल के देखिए, इसका मैं ये वीडियो बना करके दे चुका हूं उसमें। अब ये 9 है ना, फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 सेकंड में 7, ये देखिए 2 और 7। तो अब ये 7 है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 पूरा करने के लिए। मतलब ये क्या है, रिसीवर है, ये रिसीव करता लेता है, ग्राही है, रेडी है, अधातु है, ठीक है। अब जरा एक काम समझेंगे हम यहाँ पर, अगर किसी, अभी आपने देखा किसी समूह में हम ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। अब ये मैं ग्रुप लेता हूं, ग्रुप नंबर 3, ठीक। अब मैं यहां पर बनाता हूं, देखिए ये है आपका, देखिए ये है सोडियम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट मैग्नीशियम 2 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बाद में 2 2 8 1 2 8 2। एल्युमिनियम देखिए यहां पर एल्युमिनियम का 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 2 8 3। सिलिकॉन का आप 2 8 4 लेंगे, फास्फोरस का 2 8 5 लेंगे, 2 8 6 लेंगे, फिर नीचे में करता हूं उसका ऑक्सीजन का 2 8 7 2 8 8। अब ध्यान दीजिए, जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या क्या होता है, देखिए यहां पर कितने ऑर्बिट हैं, 3, यहां 3, यहां 3, सब में देखिए 3 ऑर्बिट हैं। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो किसमें जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं ना, क्या बदलेगा, समूह बदलेगा, समूह बदलता है। और समूह बदलने के साथ साथ जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें ऑर्बिट्स की संख्या सब में सेम रहेगी, सब में सिमिलर रहेगी। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से होता क्या है, इनके ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनके बीच आकर्षण बल जो है बढ़ता जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आकर्षण बल बढ़ने से कक्षाएं सिकुड़ जाएंगी, कंट्रास्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑर्बिट कंट्रास्ट होगा। और ऑर्बिट कंट्रास्ट होने से क्या होगा, इनकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो कम होगी। और जब रेडियस कम होगी तो परमाणु आमाप कम होगा। और परमाणु आमाप कम होगा, जानते क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी और ग्रहण करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज ना, डोनेटिंग टेंडेंसी जो है कम होती जाएगी और रिसीविंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी।
अब डोनेटिंग कम होती जाएगी, इसका मतलब कि इनका धनात्मक गुणधर्म कम होता जाएगा। याद करना, नोट करना इसको, इनका धनात्मक गुणधर्म कम होता जाएगा, ऋणात्मक बढ़ता जाएगा, धात्विक गुणधर्म कम होता जाएगा, अधात्विक बढ़ता जाएगा। और साथ साथ एक बात और ये है, इनकी जो वैलेंसी है ना 1 से लेकर के 4 तक बढ़ेगी और पुनः 4 से लेकर 0 तक घटेगी। ठीक, एक बार रिपीट करता हूं, तो दिमाग में बैठाइए, नोट बनाइए, इसका लिखिए कॉपी में, चाहे जो भी करना हो कंफर्म कीजिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाते समय हमें आवर्त तो समान रहते हैं, समूह बदलते जाते हैं, और समूह बदलने के साथ में उनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनके बीच आकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ने से इनका आकार सिकुड़ता है, कंट्रास्ट होता है, ठीक ना। और कंट्रास्ट होने से क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की, डोनेट करने की यहाँ पर प्रवृत्ति थी ना, जो डोनेट करने की प्रवृत्ति थी वो पर रोक लगती जाती है, कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो रही है, मतलब धनात्मक गुणधर्म कम हो रहा है, धात्विक गुणधर्म कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब इनका ऋणात्मक गुणधर्म बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणात्मक नेगेटिविटी बढ़ रही है, इनका आध्यात्मिक गुणधर्म बढ़ रहा है। और संयोजकता के बारे में क्या बोलेंगे, संयोजकता के बारे में बोलेंगे, संयोजकता 1 से लेकर के 4 तक बढ़ेगी और पुनः 4 से लेकर 0 तक घट जाएगी। देखिए इसकी वैलेंसी +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 0। ठीक, तो इस प्रकार से ये होता है। अब इस प्रश्न पे दो प्रश्न, इस दोनों बातों पर एक प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिए, बड़ा प्रश्न है ये। किसी तत्व के परमाणु आमाप से क्या समझते हो, और इस परमाणु आमाप पे प्रभाव कैसे पड़ता है। थोड़ा लंबा है, पहले परमाणु आमाप की परिभाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी तत्व का परमाणु आमाप उसकी परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब प्रभाव कैसे पड़ता है, अभी यहाँ आपने पढ़ा था, जब किसी समूह में ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, यानी कक्षा बढ़ेगी, कक्षा बढ़ने त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ने परमाणु आमाप बढ़ेगा। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कक्षा तो सेम रहेगी, इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इनका आकर्षण बल बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी और इनका आमाप घटता जाएगा। बराबर है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो समूह के बारे में हो गया, आपने देख लिया पहला समूह, दूसरा समूह, और यहाँ तीसरा चौथा बात होगी। अब देखेंगे अगर हम इसको ब्लॉक के आधार पे करें तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमें 4 ब्लॉक हमारे पास हैं, S, P और D, F। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। अब ये हम बताते हैं S, P, D हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको। देखिए ये जो है यह S ब्लॉक है, पहला और दूसरा समूह S है, और ये 13 to 18 है, ये P है, S P। और जो सेकंड से लेकर के 12 तक है ये है D ब्लॉक। और यहाँ पर 2 समूह और हैं, 2 आवृत्तियां और हैं, उनको बोलेंगे F ब्लॉक, एक्टिनाइड एंटीनाइड को। ठीक है, अब ये SPDF का मतलब क्या होता है, जिन तत्वों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में प्रवेश करेंगे उसको S ब्लॉक बोलेंगे, जिनके बाहरी तत्व, बाहरी इलेक्ट्रॉन P में प्रवेश करेंगे उनको P ब्लॉक बोलेंगे, और जिनकी D इस प्रकार से DF हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ परिभाषाएं और होती इसमें है, वो परिभाषा हम इसमें आपको रिपीट कर देते हैं। ये अभी थोड़ा मिटा देता हूं, इसको बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, इन्हीं के इसी आवर्त सारणी के आधार पे ही हम परिभाषाएं बनेगी। पहली परिभाषा आपने पढ़ लिया, जानते हैं, इसको बोलते हैं संयोजकता, किसे कहते हैं। संयोजकता परिभाषा पहले वीडियो में भी बताई गई है।
संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वैलेंसी। बराबर है, सिंपल परिभाषा है। संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अभी परिभाषा और है, कोई तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गिवन और डोनेटेड टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी। बराबर है। अब इन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक है सामान्य तत्व, जरा नाम याद, नॉर्मल एलिमेंट है सामान्य तत्व। इन्हें क्या बोलेंगे? ऐसे सारे तत्व जिनकी बाहर की सिर्फ एक कक्षा अधूरी हो उसे हम कहते हैं सामान्य तत्व। ऐसे सारे तत्व जिनके बाहर की सिर्फ एक कक्षा इनकम्प्लीट हो, अधूरी हो, उसे सामान्य तत्व कहते हैं। अगला है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ऐसे सारे तत्व जिनके बाहर की दो कक्षाएं अधूरी हो उन्हें संक्रमण बोलेंगे, कर लेंगे ना। और आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है? आंतरिक संक्रमण तत्व होता है जिनके बाहर की तीन अधूरी हो। सिंपल परिभाषा ना। सामान्य तत्व क्या है? ऐसे सारे तत्व जिनके बाहर की सिर्फ एक कक्षा इनकम्प्लीट हो, वो सामान्य तत्व कहे जाएंगे। और संक्रमण क्या है? ऐसे सारे तत्व जिनके बाहर की दो कक्षाएं अपूर्ण हो जाए, दो इनकम्प्लीट हो गए संक्रमण। और आंतरिक संक्रमण क्या, इनर ट्रांजिशन क्या बोलते हैं इसको? ऐसे सारे तत्व जिनके बाहर की तीन कक्षा अधूरी हो। बात बराबर ना। चलिए अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कुछ और परिभाषिक शब्दावलियां। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, देख लेना इसको, ठीक है। अब शब्दावलियां परिभाषिक में क्या देखेंगे? एक तो है धातु, धातु सदृश तत्व, ठीक है। ये क्या है? कुछ तत्व आप इसमें ऐसे पाएंगे कि उनमें धातु और अधातु दोनों गुणधर्म पाए जाएंगे, ठीक ना। वो धातु के गुणधर्म और कुछ गुणधर्म अधातु के पाए जाएंगे। उन सारे तत्वों को हम धातु सदृश तत्व कहते हैं, ठीक ना। मेटलॉइड्स, ठीक। आप इसको एक परिभाषा याद कर लीजिएगा। ऐसे सारे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाए उन्हें हम धातु सदृश तत्व कहेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद में एक चीज और आपको देखना होगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे किसी तत्व के समूह और आवर्त का पता हमें लगाना है। कैसे लगाएं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जान लीजिएगा। हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो एल्युमिनियम का ले लिया। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, याद कीजिए। अभी एक मैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं, नाम कैसे याद करते हैं, उसका अलग से वीडियो दूंगा। इसमें देने का मतलब क्या होता है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब 13 है, यहाँ इसका देखिए। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। ये है न्यूक्लियस हमारा। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में 1 2 3 2 8 3। अभी हमको पता लगाना है। अभी देखिए, आपने जब इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा तब तो देखकर बता सकते हैं कौन सा समूह है, इसका कौन सा आवर्त है। हमें अलग से मिल जाता है, ये पता करना होता है कि इसका पीरियड कौन है, इसका ग्रुप कौन सा है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, ठीक है। अब गिन डालिए कितने ऑर्बिट हैं, 1 2 3। जितने ऑर्बिट उतने पीरियड। सिंपल, एकदम सिंपल। जितने ऑर्बिट्स उतने पीरियड। किसी में देखिए, कैल्शियम को देखिए, Ca ना 20 2 8 8 2 1 2 3 4 4 ऑर्बिट ना, तो 4 ऑर्बिट तो 4 पीरियड। बात समझ गए। अब हमें पता लगाना है इसका, हमें समूह कैसे पता लगाएं, ग्रुप कैसे पता लगाएं। बड़ा सिंपल है। बाहर के इलेक्ट्रॉन देखिए, ये देखिए। अब जिनके बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो वह पहला समूह, फर्स्ट। 2 हो तो दूसरा, 3 हो तो तीसरा। नहीं, ऐसा नहीं, 3 है तो तीसरा नहीं, राग नहीं मिलानी है। 3 है तो 13वां समूह, 13th। 4 है तो 14वां समूह, 5 है तो 15वां समूह, 6 है तो 16वां समूह, 7 है तो
17वां हाइड्रोजन, 8 है तो 18वां अणु समूह। माने उनके बाहर की कक्षा पे बाहर कक्षा को गिन करके हम इसके ऑर्बिट को पता लगा सकते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स को देख करके समूह पता लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। जहां भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी वैसे ये बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में उतनी चीजें नहीं है, उतनी भारी चीजें नहीं है, इसलिए इसको मैंने छोटा बनाया है। ठीक है ना, और इसको आप समझिए, इसको पढ़िए करिए अच्छे से, दोहराइए करिए, जहाँ पर समझ नहीं आता कमेंट दीजिए। अगर आप लोग चाहें कि फिर वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं किसी वीडियो में जाऊंगा नया बना दूंगा, ठीक है ना। क्यों, मुझे करना क्या है, आपके लिए सब काम करना है। आप पढ़ने को तैयार होइए, देखिए मैं एक ही लेसन के 2-2, 3-3, 4-4 बार वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि जितनी बार वीडियो बनाए जाएंगे उतनी बार कुछ नए तो आपको मिलेंगे, रिपीट तो होगा, लेकिन अच्छे समझने के लिए आपको इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। और जो समझ में नहीं आ रहा है, जो 1 या 2 वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप धड़ल्ले से कमेंट कीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। दूसरी बात, मुझे कंप्लेंट आ रही है, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखते, आगे भगा के देखते हैं। वीडियो को बैठ करके चुपचाप एक जगह बैठ करके उसको देखिए, पूरा पढ़िए, पूरा समझिए, वो करने के बाद में आप तब टेक्स्ट उठाइए, पढ़कर देखिए, समझिए, नोट बनाइए, करिए इसको, तब तो समझ में आएगा। नहीं तो साइंस का लेसन है, आप इसको वीडियो भगा करके, आप 15 मिनट का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो है, आप इसको उठा करके 20 मिनट में कर दिए, 15 मिनट पढ़ लिए, फिर इसको दौड़ा करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप इसको, चूंकि 10th की बात है, बोर्ड में सारे प्रश्न आपको आएंगे, और डीप में स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है, जांच करना होगा, न तो आपको भागना है, न इसको भगाना है, ठीक है ना। इसको आप भगाएंगे, आप खुद भागेंगे तो मार्क्स भी भाग जाते हैं, ठीक है ना। और आपके मार्क्स बोर्ड के न भागें, आपके पास रहें, आपको भी स्थिर रखना होगा और इसको भी स्थिर करना होगा, ठीक ना। इसी के साथ में आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं आपको कुछ नई बातें लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।